हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो कि किस बुक का चैप्टर है, दैट इज इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, जो कि हाईली रिकमेंडेड बुक है जब भी आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी होती है। ठीक है, बड़े बड़े टॉपर्स भी इसी बुक से पढ़ते हैं। सो लास्ट हमने जो कर लिया था, हमने लास्ट चेंजेस बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हमें पढ़ना था। ठीक है, लास्ट हमने वैसे यहाँ तक कर लिया था, बट स्टिल मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसने क्या क्या चेंजेस लाए थे। ठीक है, देखो तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ग्रेजुअली ज्वाइन सीए। तो जब मैंने बताया था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो प्रिंसली स्टेट्स ने क्या करा था, प्रिंसली स्टेट्स ने जो उसकी फर्स्ट मीटिंग थी उसको अटेंड नहीं करा था, उसको टोटल बॉयकॉट करा था। लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंस एक्ट बना, जैसे ही वो लागू हुआ, तो फिर प्रिंसली स्टेट्स को लगा कि भाई अब हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को धीरे धीरे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन थे। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन थे, जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने भी काफ़ी परस्यू करा था प्रिंसली स्टेट्स को कि भाई आप इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन करिए, ताकि एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनाया जा सके। ठीक है, आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ज्वाइन द सीए अलॉन्ग विद द मुस्लिम लीग फ्रॉम इंडियन डोमिनेंट। तो जैसे ही माउंट बैटन प्लान आया, मैंने बताया कि माउंट बैटन प्लान सभी को एक्सेप्टेड था। ठीक है, और फिर जो ज़्यादातर रिप्रेजेंटेटिव थे डिफरेंट स्टेट्स के, ठीक है, उन्होंने क्या करा, ज्वाइन करा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। इवन जो मुस्लिम लीग के थे, इंडियन डोमिनेंट वाले पार्ट से, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन करा। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस लाया इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पूरा एक सोवरेन बॉडी बना दिया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को क्या बना दिया, सोवरेन बॉडी। सोवरेन बॉडी यानी जो कि जिसके पास सारे हक हैं, या फिर जिसके पास सारे राइट हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, जिसके पास राइट है क्या बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। ना ही वो किसी पे डिपेंडेंट है। सोवरेन का मतलब क्या होता है, ना ही वो किसी, नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट। ठीक है, नो वन कैन इन्फ्लुएंस, सोवरेन बॉडी क्या हो गया, नो वन कैन इन्फ्लुएंस, नो वन कैन इन्फ्लुएंस। ठीक है, इट्स डिसीजंस। और सोवरेन का मतलब क्या हो गया, कैन टेक इट्स ओन डिसीजंस, कैन टेक इट्स ओन डिसीजंस। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसको पूरा सोवरेन बॉडी बना दिया था। ठीक है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती थी, उसको किसी ब्रिटिश मोनार्की या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। वो कैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती थी, कैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन अपना सकती थी, किसी भी लॉ को एब्रोगेट यानी एंड कर सकती थी, किसी भी लॉ को एब्रोगेट या एंड कर सकती थी, या किसी भी लॉ को चेंज कर सकती थी। कौन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सोवरेन बॉडी बना दिया था। दैट इज द चेंजेस मेड बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, तो पहला तो चेंज ये करा। दूसरा क्या करा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एक और काम दे दिया, दैट इज लेजिस्लेटिव बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक डॉक्यूमेंट हो गया, पर क्या सारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, नहीं। छोटे छोटे लॉज भी बनाने पड़ते हैं। अगर देखो सारे ही लॉज हम कॉन्स्टिट्यूशन में डालेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक तरह से एक ऐसा गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसपे पूरा देश चलता है। ठीक है, जो कि एक ऐसा गाइडिंग डॉक्यूमेंट है जिसपे जिसके प्रिंसिपल्स पे पूरा देश चलता है। लेकिन जो छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में डालने चाहिए, नहीं। तो उसके लिए क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। और लॉज बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, बनाने के प्रोसेस को कहते हैं लेजिस्लेशन। लॉज बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, लेजिस्लेशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बना दिया, कि भाई उसको दो दो काम सौंप दिए, कि भाई आपको क्या बनाना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना ही है, और साथ में लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करना है, यानी नॉर्मल जो रूल्स रेगुलेशन जो लॉज हैं वो भी आपको बनाने हैं। सबको समझ आ रहा है। फिर आगे इसमें क्या है, तो यानी जो हमारी ये क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके दो काम हो गए, दैट इज मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है मेकिंग ऑर्डिनरी लॉज। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो फंक्शंस दे दिए, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेकिंग ऑर्डिनरी लॉज। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब था, तो उसका प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जब जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रोसेस कर रहे थे, तो उसका जो प्रेसिडेंट था वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और जब नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस करना था, या फिर नॉर्मल लॉ मेकिंग प्रोसेस कर रहे थे, जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मीटिंग हो रही थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे,
जी वी मवलांकर कौन थे? जी वी मवलांकर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट करती थी, या मतलब जब मीटिंग होती थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, और जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह एक्ट करती थी, तो उसके प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन थे? उसके प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट या चेयरमैन थे जीवी मवलांकर। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस करती थी, तो राजेंद्र प्रसाद थे उसके प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर है? फिर अब बात करते हैं। अब जैसे ही पाकिस्तान की फॉर्मेशन होती है, तो मुस्लिम लीग, जो कि पाकिस्तान वाले मतलब उसमें से मुस्लिम लीग के मेंबर जो कि पाकिस्तान वाले उसमें पार्ट में थे, तो उन्होंने क्या कर लिया, विड्रू कर दिया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो उसकी वजह से क्या है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो 299 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 299। और ओरिजिनली प्रोविजन में कितनी स्ट्रेंथ थी? ओरिजिनली कितनी स्ट्रेंथ थी? 389। ठीक है, तो ओरिजिनली स्टार्टिंग में कितनी स्ट्रेंथ अलॉट करी गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को? 389। लेकिन जब मुस्लिम लीग के मेंबर्स छोड़ देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बन जाता है, तो वो पाकिस्तान के लिए अपनी कह सकते हो अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाते होंगे। ठीक है, तो उसकी क्या होगी, उसमें टोटल कितनी स्ट्रेंथ रह जाती है? 299। सो 299 हो गया, 229 हो गया हमारा ब्रिटिश प्रोविंसेस, एंड 70 प्रिंसली स्टेट। ठीक है, सबको समझ आएगी कि ये क्यों घटौती हुई, 299 यहाँ पे क्यों हुआ, क्यों स्ट्रेंथ हो गई 299 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? क्योंकि जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन्होंने विड्रू कर लिया था फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, सबको क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। सो चेंजेस बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, क्या क्या चेंजेस लाए? ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं? सो इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। तो इंडिया ने साइन कर दिया, रेटिफाइड एक तरह से होता है साइनिंग द डॉक्यूमेंट या फिर एक्सेप्टिंग, एक ऑफिशियली एक्सेप्टेंस हो गया कि भाई इंडिया जो है मेंबर रहेगा किसका? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का। किसका मेंबर रहेगा? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का। इन में 1949 में ये वाला चेंज आया। सो फिर बात करते हैं, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट करा गया? जुलाई 22 1947। ये प्लीज, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये याद रखना। तो नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट करा गया? जुलाई 22 1947। और नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट करा गया? जनवरी 24 1950। जनवरी 24 1950। ठीक है, बाकी जितनी चीजें बता रहा हूँ वो सारी की सारी जनवरी 24 1950 को ही अडॉप्ट हुई थी। सबको समझ आ रहा है? फिर नेशनल सॉन्ग जो है उसको कब अडॉप्ट करा गया? जनवरी 24 1950। और प्लीज, अगर आप लोगों को पता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि भाई हमारे इंडिया का नेशनल एंथम क्या है और नेशनल सॉन्ग क्या है। और दोनों को अडॉप्ट, लेकिन मैंने बता दिया आपको कब करा गया था, दैट इज जो 24 जनवरी 1950। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया, इलेक्ट करा गया कब? जनवरी 24 1950। ठीक है, और टोटल अगर एक स्टैटिस्टिक्स दिया जाए, टोटल जो है ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लेवल सेशंस हुए थे, 11 सेशंस हुए थे, जो कि कितने साल तक चले? 2 साल 11 महीने 18 दिन तक ये सेशन चले। टोटल जो खर्चा आया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, वो कितना आया? 64 लाख रुपए। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कितना खर्चा था? 64 लाख रुपीज। ठीक है, फाइनल सेशन जो था वो कब था? जनवरी। फाइनल सेशन कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? 24 जनवरी 1950। ठीक है, लेकिन स्टिल जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है 24 जनवरी 1950 को एंड नहीं हुई, वो आगे भी चली। उसने प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम करा जब तक चुनाव नहीं हुए। मैंने बताया था ना कि भाई इसको एक और काम दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एक और काम दिया गया था, क्या? कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना ही था, लेकिन साथ में क्या बनाना था? ऑर्डिनरी लॉज बनाने थे। ठीक है, तो वो पार्लियामेंट की तरह भी उसने काम करा। ठीक है, फ्रॉम जनवरी 26 1950 से लेकर, ठीक है, जब तक नया पार्लियामेंट नहीं बना, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 और 52 वाले के बाद। सबको समझ आ रहा है? अब देखो, बिल्कुल नया नया देश है। ठीक है, इतनी गरीबी है, तंगी है, तो ऑफ कोर्स कोई कुछ तो चाहिए जो कि चलाएगा हमारे देश को। कोई तो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगी। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ही यही पावर दे दी कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ही सेम पावर दे दी, किस चीज़ की? कि भाई आप प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करो। और ये कब तक इन्होंने काम करा? 26 जनवरी 1950 से लेकर, ठीक है, जब तक पार्लियामेंट के वो सॉरी जनरल इलेक्शन के बाद, जो कि जनरल इलेक्शन कब हुए थे? 1951 52 के बाद जो जनरल इलेक्शन थे उसके बाद जो भी पार्लियामेंट बने तब तक। ठीक है, तब तक क्या है? आपको लेजिस्लेटिव
अपने लेजिस्लेटिव काम भी करने हैं, ठीक है। आपको लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे। द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट, जो फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट है, जिसके दो हाउसेस थे, लोकसभा राज्यसभा, वो सबको पता है। वो कब आया था? मई 1952, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट दोनों हाउसेस के साथ कब कह सकते हो क्रिएट हुआ? इन मई 1952। उससे पहले कौन काम कर रहा था? एक तरह से लेजिस्लेटिव बॉडी पार्लियामेंट की तरह कौन काम कर रहा था उससे पहले? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। समझ रहे हो? सबको सबको समझ आ रहा है? फिर बात करते हैं कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें इतने सारे मेंबर्स थे, मैंने बताया ओरिजिनली कितने मेंबर्स थे। ओरिजिनली ओरिजिनली कितने मेंबर्स थे? ओरिजिनली 389 मेंबर्स वर देयर। फिर बाद में कितने रह गए? 299। पर क्या ये कम होते हैं? नहीं, ये बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो अब इतने सारे मेंबर्स हैं इसमें, और जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात होती है तो इतना बड़ा हमारा कह सकते हो इंडिया का जो एरिया है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा बहुत सोच समझ कर बनाने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए। क्या राइट्स हैं और उस टाइम जो कंडीशंस थी उसके हिसाब से भी कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए था। तो उसके लिए क्या हुआ? डिफरेंट एक्सपर्ट कमिटीज बनाई गई। क्या बनाई गई? डिफरेंट एक्सपर्ट कमिटीज बनाई गई, जिसको अलग अलग काम सौंपा गया। जिसको क्या सौंपा गया? अलग अलग काम। सो टोटल जो मेन मेजर कमिटीज हैं वो टोटल कितनी थी? 8। तो जो मेन मेजर कमिटीज हैं वो टोटल कितनी थी? 8। और माइनर कमिटीज हम पढ़ेंगे टोटल कितनी थी? 13। माइनर माइनर कमिटीज कितनी थी? 13। सो मेजर कमिटीज और माइनर कमिटीज, मेजर कमिटीज जो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे वो होगी सारी कौन सी? मेजर कमिटीज, ठीक है। क्यों बनाई गई सबको समझ आ रहा है? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफी कॉम्प्लिकेट डॉक्यूमेंट है। मतलब आज भी हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही चल रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? तो अब अब जब इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है तो फिर ऐसे तो आसानी से नहीं बनाया जाएगा। ऑफ कोर्स एक्सपर्ट एक्सपर्ट तरीके से हर कोई बंदे के अलग अलग एक्सपर्टीज होती है। तो उस एक्सपर्टीज को यूज करके अलग अलग कमिटीज बनाई गई कि भाई अगर कोई बंदा कह सकते हो कि कोई बंदा जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने में कोई बहुत बढ़िया है तो उसको कुछ अलग काम दिया गया, ठीक है। और कोई बंदा लॉ मेकिंग, लॉज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं तो उसको अलग काम काम दिया गया। तो इसी तरह से डिफरेंट कमिटीज बनाई गई जिसके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स थे, ठीक है। मेजर कमिटीज टोटल कितनी थी? 8। और माइनर कमिटीज टोटल कितनी थी? 13। तो देखते हैं क्या क्या थी। तो सबसे पहला है यूनियन पावर्स कमेटी। सबसे पहली कमेटी कौन सी है? यूनियन पावर्स कमेटी, ठीक है। इसके जो हेड थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो यूनियन पावर कमेटी का क्या काम था? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो नेशनल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा सही वर्ड रहेगा, या जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी पावर्स, उसकी क्या पावर रहेंगी, ठीक है। किस किस चीज़ पे वो रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉज बना सकती है, ठीक है। और बाकी जो भी मेनली डिफाइनिंग पावर होती है किसी भी यूनियन की, यूनियन गवर्नमेंट की, तो ये किसने, मतलब इस कमेटी ने इस पे काम करा, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रोविजन जो कि यूनियन के लिए बनाए गए थे वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने करा डिसाइड, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जिसके भी हेड थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का क्या काम था? जो स्टेट्स थे उसकी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, किस तरह से उसमें गवर्नमेंट होगी, ठीक है। कैसे उसमें डिफरेंट पोजीशंस होंगी जो गवर्नमेंट में मैनेज, जो गवर्नमेंट को मैनेज करेंगे, गवर्नेंस कैसे होगा, ठीक है, किसका? स्टेट्स का। तो वो उसका हेड कौन थे? उस कमेटी के हेड थे सरदार पटेल। सबको समझ आया? तो मैंने अभी तक आपको 3 कमेटी बताई है। मैंने अभी आपको एक बार इसका थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा थिक हो रखा है पेन, तो इसको एक बार कम कर देते हैं। तो यूनियन पावर कमेटी है, ज़्यादा कम हो गया है तो। सो यूनियन पावर कमेटी जिसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जिसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी। देखो ड्राफ्ट क्या होता है? जो ड्राफ्ट बेसिकली फाइनल डॉक्यूमेंट से जो पहले का डॉक्यूमेंट होता है, यानी जो फाइनल नहीं होता, मतलब द डॉक्यूमेंट विच इज नॉट फाइनल या विच इज नॉट इन द फाइनल स्टेज, तो ड्राफ्ट होता है वो। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किसने बनाया था? ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था। इसको इसको हेड किसने करा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये एश्योर करा
कि जो ड्राफ्ट बन रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो डॉक्यूमेंट बन रहा है, यानी जो पहले ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा है, क्या वो सारी कमिटीज या क्या वो सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स हैं, क्या वो उन सभी की राय, क्या ज्यादा से ज्यादा कह सकते हो वो चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों का कंसेंसस कंसेंसस से जो भी हम पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या सभी के कंसेंसस से वो पॉइंट्स आ रहे हैं? ठीक है, सबको समझ आ रहा है? तो पूरा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना भाई। अब टोटल 299 मेंबर्स रह गए थे। अब इसमें ये सभी की राय इसमें मतलब शामिल होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। फॉर एग्जांपल अगर 100 बंदे राजी नहीं है भाई, एक प्रोविजन ऐड करना है, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई प्रोविजन ऐड करना है, ठीक है, लेकिन 100 बंदे एग्री नहीं कर रहे, तो क्या वो प्रोविजन ऐड होना चाहिए? ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज की अश्योरिटी कि भाई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या जाएगा, ठीक है, जो डिफरेंट कमिटीज हैं उनके सजेशंस को एनालाइज करना कि क्या सही है क्या गलत, तो वो किसका काम था? ड्राफ्टिंग कमेटी का। दिस वाज मतलब मेजर कमिटीज तो थी, लेकिन मेजर कमिटीज में भी सबसे इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी थी। सबको समझ आ रहे हैं? जिसको हेड किसने करा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हेड करा था। फिर एडवाइजरी कमिटीज थी फंडामेंटल राइट्स पे, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल राइट्स पे, ठीक है, एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, जिसके हेड कौन थे? सरदार पटेल। तो एडवाइजरी कमेटी थी किस पे? फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, जिसको किसने हेड करा? सरदार पटेल ने। ठीक है, इसमें डिफरेंट सब कमिटीज भी थी, इसमें डिफरेंट सब कमिटीज भी थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी जिसको हेड करा जेबी कृपलानी ने। फिर माइनॉरिटी सब कमिटी जिसको ऐड करा एस सी मुखर्जी ने। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज, जिसको गोपीनाथ बारदलोई ने हेड करा था। फिर एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज, इसको एवी ठक्कर ने हेड करा था। सबको समझ आ रहा है? तो ये जो है डिफरेंट सब कमिटीज थी, किसके अंडर थी ये? मतलब मेन कमेटी कौन सी थी? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल, ठीक है, राइट्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, जो कि जिसके हेड कौन थे? सरदार पटेल। तो इसमें डिफरेंट माइनर कमिटीज, माइनर सब कमिटीज थी, ठीक है, सॉरी माइनर सब कमिटी, माइनर वर्ड यूज नहीं होगा इसमें, सब कमिटीज थी। ठीक है, स्टेयरिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबको समझ आ रहा है? फिर थी रूल्स एंड प्रोसीजर, रूल्स एंड प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके हेड थे। ठीक है, रूल्स एंड प्रोसीजर प्रोसीजर कमेटी के, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से किस तरह से वर्क करेगी, ठीक है, क्या प्रोसीजर अपनाएगी, डिफरेंट फॉर एग्जांपल डिबेट होनी है तो कैसे डिबेट होगी, ठीक है, किसी का प्रस्ताव, कोई अगर बंदा प्रस्ताव रखता है तो उसको कैसे एक्सेप्ट करा जाएगा, ठीक है, तो रूल्स एंड प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी अपनाएगी, तो उसको किस तरह किसने हेड करा था उस कमेटी को? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी जो थी वो जवाहरलाल नेहरू ने हेड करी थी, एंड स्टेयरिंग कमेटी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, क्लियर है सबको? फिर बात करते हैं माइनर माइनर कमिटीज की। अगर बात करी जाए माइनर कमिटीज में, सबसे पहले फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी। सो इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिफरेंट लोग आए, लेकिन क्या सिर्फ 299 लोग सारे ही काम कर लेंगे? नहीं, तो थोड़ा बहुत स्टाफ भी चाहिए होगा जो कि सपोर्ट करेगा बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव काम। तो फाइनेंस और फाइनेंस संभालने के लिए भी कुछ चाहिए होगा एक बंदे, तो अकाउंटिंग भी होगी, बहुत सारी चीज़ों खर्चे तो होते ही ऑफकोर्स किसी भी चीज़ में। हमने बताया कि टोटल खर्चा कितना आया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? टोटल खर्चा 64 लाख रुपए का आया था। ठीक है, तो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसके हेड थे। क्रेडेंशियल्स कमेटी, ठीक है, अल्लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, क्रेडेंशियल्स कमेटी के जो जितने भी मेंबर्स हैं, क्या वो ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो रहा है सभी मेंबर्स का इन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कोई गलत तरीके से तो नहीं आ गया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस चीज़ की क्रेडेंशियल कमेटी के हेड कौन थे? इस चीज़ की अश्योरिटी किसने करी? क्रेडेंशियल कमेटी, और इसके हेड थे अल्लड़ी अल्लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, हाउस कमेटी बी पत्तबी सीतारामैया। अब इतने सारे लोग आके एक ही जगह पर क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी हाउसिंग अरेंजमेंट भी होनी चाहिए। तो उसके हेड थे बी पत्तबी सीतारामैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस, ठीक है, कमिटी डॉक्टर के मुंशी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस मतलब यानी कौन सा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है या फिर क्या चीज़ पहले डिस्कस होनी चाहिए, किस प्रायोरिटी में डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए, या किस सब्जेक्ट में हमें रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए उसका इसका उसका सही ऑर्डर किस कमेटी ने डिसाइड करा? ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, राजेंद्र प्रसाद, नाम से ही समझ आ रहा होगा क्या करती है कमेटी ये। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, जीवी मवलांकर। एडॉक कमेटी ऑन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, एडॉक कमेटी सुप्रीम कोर्ट में एस
एस वरदाचारी। कमिटी ऑन हाई कमिश्नर, ठीक है, इसके हेड कौन थे? बी पत्तबी सीता रमैया। ठीक है। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये नाम से ही समझ आ रहा है, कमिटी ऑन हाई कमिश्नर प्रोविंसेस। तो मैंने बताया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ठीक है, हाई कमिश्नर प्रोविंसेस थे, ठीक है, और साथ में क्या था, हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे। तो जो हाई कमिश्नर प्रोविंसेस है उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी जो जिसके हेड थे बी पत्तबी सीतारमैया। फिर एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाइनेंशियल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्या है फाइनेंशियल प्रोविजन है, उसके ऊपर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। उसको हेड किसने करा था? नालिनी रंजन जी ने हेड करा था। फिर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, एस के धार ने इसको हेड करा था, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, ठीक है, इसको एस के धार ने करा था। फिर स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये जवाहरलाल नेहरू ने करा था इसको हेड। स्पेशल कमिटी की एग्जामिन करने के लिए किसको? जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, मैंने बताया था ड्राफ्ट क्या होता है, फाइनल डॉक्यूमेंट से पहले जो डॉक्यूमेंट होता है, एक तरह से कच्चा डॉक्यूमेंट, उसको क्या बोला जाता है? ड्राफ्ट बोला जाता है। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन से पहले मतलब उसको एग्जामिन करने के लिए जो कमेटी थी, एक स्पेशल कमेटी थी, उसको हेड करता जवाहरलाल नेहरू ने। प्रेस गैलरी कमेटी भी थी एक। एडहोक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, एडहोक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, इसके हेड कौन थे? एस वरदाचारी। इसके हेड कौन थे? एस वरदाचारी। सबको समझ आ रहा है? फिर आगे बढ़ते हैं। ये इसमें मेजर कमिटीज थोड़ा याद रख लेना, ठीक है, किस किस ने हेड करी थी वो प्लीज याद रख लेना, एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फ्री का पॉइंट एक तरह से ब्राउनी पॉइंट्स हैं, ऐसी सिंपल चीज़ें अगर एज इट इज एग्जाम में आ जाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, आई होप सबको समझ आ रहे हैं लेक्चर। अगर नहीं समझ आ रहे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, या टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। हम एक स्पेशल लेक्चर भी उस टॉपिक के लिए बना सकते हैं या फिर उस चैप्टर के लिए बना सकते हैं, ठीक है। सो अब ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं। तो ड्राफ्टिंग मैंने बताया था, ड्राफ्ट ड्राफ्ट जो था डिफरेंट, जो ड्राफ्ट था मैंने बताया था एक कच्चा डॉक्यूमेंट होता है, यानी जो फाइनल डॉक्यूमेंट से पहले जो डॉक्यूमेंट होता है उसको कहते हैं ड्राफ्ट, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या बनाया था? ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको सेटअप कराएगा कब करा था? ड्राफ्टिंग कमेटी को कब सेटअप करा गया था? अगस्त 29 1947। और इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस कमेटी ने क्या करा? ठीक है, इसने कहा डिफरेंट कमिटीज से प्रपोजल्स लिए, ठीक है। इसने डिफरेंट कमिटीज से क्या लिए? प्रपोजल्स, की भाई आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, अपने अपने ओपिनियन बताइए, ठीक है, आप क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लाना चाहते हैं। तो प्रपोजल्स लिए, और पहला जो ड्राफ्ट था, जो फर्स्ट ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कब पब्लिश करा? फेब्रवरी 1948 में। तो इसको कब बनाया गया था? अगस्त 29 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था, ठीक है। इसने डिफरेंट कमिटीज से क्या लिए थे? प्रपोजल्स लिए थे। डिफरेंट कमिटीज से प्रपोजल्स लिए थे, और पहला जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको फरवरी 1948 में बनाया था, ठीक है। फिर अब जब ड्राफ्ट बनाया तो पब्लिक के साथ इसको शेयर करा गया, बाद में इसको पब्लिक के साथ शेयर करा गया। जो लोग थे, जो कॉमन लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, जो आम आदमी था, उससे फिर राय मांगी गई, उनसे अपनी ओपिनियन मांगी गई कि भाई आपका क्या सुझाव है। हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, दैट व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है। ठीक है, तो कमेंट्स एंड सजेशन के लिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को भेजा गया पब्लिक के पास, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे सेकंड ड्राफ्ट पब्लिश करा अक्टूबर 1948 में। सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? तो फर्स्ट ड्राफ्ट कब था? फरवरी 1948। फिर किसके पास भेजा? पब्लिक के पास भेजा। और फिर सेकंड ड्राफ्ट कब बनाया गया? पब्लिश करा गया अक्टूबर 1948, ठीक है। फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस करा बी आर अम्बेडकर ने कब? नवंबर 4 1948, ठीक है, नवंबर 4 1948 में फाइनल ड्राफ्ट भेजा, जिसकी पहली रीडिंग होती है, ठीक है। फिर सेकंड रीडिंग होती है नवंबर 15 1948, ठीक है, जो कि एंड हो जाती है ना अक्टूबर 17 1949। आपको डेट्स याद नहीं रखनी है एक भी, ठीक है, आपको डेट्स याद नहीं रखती, बस ये इतना थोड़ा बहुत ये वाली डेट याद रख लेना कि भाई अगस्त 29 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह स्टेज बाय स्टेज, यानी फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट, ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट, किस तरह से, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है एज इट इज, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब एक तरह से डॉक्यूमेंट बन गया
फिर उसको बोला हाँ भाई सही लग रहा है, अब तो इसको रिलीज कर दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, लोगों की ओपिनियन मांगी गई, डिफरेंट कमिटीज की ओपिनियन मांगी गई। ठीक है, फिर उसमें चेंजेस लाए। ठीक है, फिर जब फाइनल ड्राफ्ट बना, मतलब जो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को लगा कि भाई ये फाइनल, मतलब अब इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकते, सबसे बेस्ट चीज़ बनाई हमने, तो फाइनल ड्राफ्ट, ठीक है, इंट्रोड्यूस होता है नवंबर 4 1948 को, जिसकी फर्स्ट रीडिंग होती है, फिर सेकंड रीडिंग होती है नवंबर 15 1948। ठीक है, जो कि एंड हो जाती है October 17 1949। और फिर थर्ड रीडिंग होती है 14 नवंबर 1949। थर्ड रीडिंग होती है 14 नवंबर 1949। ठीक है, फिर उसके बाद अंबेडकर एक मोशन मूव करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली। ठीक है, मोशन का नाम क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली। ठीक है, क्लियर है? तो द मोशन ऑन ड्राफ्ट वॉज डिक्लेयर्ड पास्ड ऑन November 26 1949। ठीक है, तो वो मोशन, ठीक है, जो कि जिसने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया कि हाँ भाई क्लियर है, इसको बना दो कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कब पास हुआ था? November 26 1949। सबको समझ आ रहा है? ये जो डेट है और 26 जनवरी की जो डेट है, ठीक है, इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको इसका जो कंफ्यूजन है वो उसको दूर करेंगे हम कब, जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, क्योंकि प्रियम्बल में एग्जैक्टली थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा अलग से। ठीक है, दैट इज 26 जैन 1949 एंड November 26 1949। सो तो जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कब पास करा करा गया? 26 नवंबर 1949। सबको समझ आ रहा है? फिर बात करी जाती है, 7 मेंबर्स थे इसके। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर्स थे? 7। सबसे फर्स्ट जो थे, हेडेड बाय, दिस कमेटी वाज हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एंड सेकंड मेंबर थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लड़ी अल्लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट मेंबर थे डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, इसके फिफ्थ मेंबर थे। एन माधव राव सिक्स मेंबर थे। एंड सेवन्थ मेंबर थे टी टी कृष्णचारी। तो अगर आपको याद रखे जा सके तो प्लीज़ ये नाम याद रख लेना। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, सो द कॉन्स्टिट्यूशन एज, तो कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, उसमें कितने आर्टिकल्स थे? एक, सबसे पहली बात, एक तो प्रियम्बल था बिल्कुल स्टार्टिंग में। एक 395 आर्टिकल्स थे। कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे, और 8 स्केड्यूल्स थे। एक मैं स्पेशल क्लास लूंगा आपकी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब एज इट इज, ऐसा तो नहीं सारे बस एज ए पैराग्राफ्स लिख दिए होंगे, नहीं, तो उसका एक पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, जो प्रियम्बल की तरह, मतलब प्रियम्बल होता है जैसे। ठीक है, फिर उसमें क्या होगा, डिफरेंट आर्टिकल्स होंगे, तो वो किस तरह से अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, सो 395 आर्टिकल्स हैं, 8 स्केड्यूल्स थे। कब? जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा गया, कब? 26 नवंबर 1949। तो अडॉप्ट करा गया 26 नवंबर 1949। क्यों? क्योंकि जो मोशन था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब पास हुआ था? November 26 1949। ठीक है, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद प्रियम्बल को बनाया गया था। जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद इनेक्ट करा गया था किसको? प्रियम्बल को। प्रियम्बल पूरा का पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। उससे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आए हैं प्रियम्बल से। ठीक है, तो अगर डाउट होता है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्रियम्बल चैप्टर में अलग से हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कुछ प्रोविजंस जो थे, ठीक है, उनको तो 26 नवंबर कब की बात कर रहे हैं? 1950 को ही, 26 नवंबर 1949, सॉरी, 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। कुछ प्रोविजंस को कब लागू कर दिया गया? 26 नवंबर 1949। कुछ प्रोविजंस को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। ठीक है, और बाकी जो कह सकते हो बाकी जो प्रोविजंस थे, उनको कब 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 लागू करा गया या फिर कब इन्फोर्स करा गया? 26 जनवरी 1950। बाकी प्रोविजंस को कब लागू करा गया? 26 जनवरी 1950। सबको समझ आ रहा है? अब ऐसा क्यों करा गया? एक्चुअली क्या है, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की डिमांड करी गई थी। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वराज मतलब फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड करी गई थी। कब? लाहौर सेशन हुआ था
19 दिसंबर 1929 को। ठीक है, लाहौर सेशन हुआ था 19 दिसंबर 1929 को। तो इस लाहौर सेशन में एक चीज, एक प्रोविजन डाला गया, मतलब एक चीज की इन्होंने डिसाइड करा कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे। ठीक है, तो अब अंग्रेजों से आज़ादी की जब लड़ाई हो रही थी, ठीक है, तो एक लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का। ठीक है, लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का। तो ये मैंने वहाँ की एक इमेज डाली हुई है जहाँ पे ये जवाहरलाल नेहरू जी खड़े। ठीक है, और उस टाइम, ठीक है, इन्होंने क्या डिमांड करी थी कि भाई, ये सेशन कब हुआ था, 19 दिसंबर 1929 को। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेशन ही 26 जनवरी को हुआ था, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो सेशन हुआ था 19 दिसंबर 1929 को। फिर इस सेशन में ये डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी को, इस सेशन में क्या डिसाइड हुआ, 26 जनवरी को 1930 में पूर्ण स्वराज डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। पूर्ण स्वराज डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। पूर्ण स्वराज डे मतलब इंडिपेंडेंस डे, मतलब फुल इंडिपेंडेंस। ठीक है, और इसी दिन, ठीक है, द इंडियन ट्राई कलर डिजाइंड बाय पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया जो इंडियन ट्राई कलर फ्लैग जो है, ठीक है, जो तीन कलर, जो ट्राई कलर से हमारा फ्लैग बना है, ठीक है, उसको होस्ट करा गया था। पब्लिक गैदरिंग्स करी गई थी, और जहाँ पे हमारे जो आज का जो हमारा फ्लैग है, ठीक है, तो वो ट्राई कलर फ्लैग जो है हर जगह होस्ट करा गया था। तो पूर्ण स्वराज डे को याद याद रखने के लिए, या फिर एक इस डे को कह सकते हो एक रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है, क्या क्या करा, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 26 नवंबर 1925 को, सॉरी 1925 करें, 1949 को पास ना करके 26 जनवरी 1950 को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करा गया। तो सारे प्रोविजंस इन्फोर्स नहीं हुए, स्टार्टिंग में सिर्फ कुछ प्रोविजन इन्फोर्स हुए, दैट इज 26 नवंबर को कुछ ही जो प्रोविजंस थे वो इन्फोर्स करे गए। और बाकी कब इन्फोर्स करे गए, बाकी इन्फोर्स हुए बाद में। ठीक है, दैट इज 26 जनवरी 1950। सबको समझ आ रहा है? सो रिमेनिंग प्रोविजंस, द मेजर पार्ट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो इस वाली डेट को क्या बोला जाता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस वाली डेट को क्या बोला जाता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबको समझ आ रहा है? तो 26 जनवरी जो हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, वो इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस डेट को क्या होता है, कमेंस हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सबको समझ आ रहा है? और जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो प्रोविजंस थे, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, ये सारा रिपील हो गया। ये सारा क्या हुआ, रिपील हो गया। सबको समझ आ रहा है? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्यों, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, तो क्या सारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को पास हो गया था, इन्फोर्स हो गया था? नहीं। ठीक है, पासवर्ड नहीं यूज करेंगे, इन्फोर्स करेंगे। ठीक है, पास तो पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था, लेकिन क्या वो सारा लागू हो गया था एक तरह से? तो सारा लागू नहीं हुआ था, इन्फोर्स नहीं हुआ था, सिर्फ कुछ प्रोविजंस ही लागू हुए थे, जैसे सिटीजनशिप इलेक्शंस प्रोविजनल पार्लियामेंट के। ठीक है, ट्रांजिशनल प्रोविजंस ही कुछ लागू हुए थे। ठीक है, क्या, और जो बाकी प्रोविजंस थे, ठीक है, जो बाकी प्रोविजंस थे वो कब इन्फोर्स हुए थे? दे केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी डेट क्यों रखी गई थी? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे हमारा बनाया बनाया गया था। और पूर्ण स्वराज डे की डिमांड कब करी थी इन्होंने? 19 दिसंबर 1929 लाहौर सेशन में, जिसको कह सकते हो हेड करा था उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने। सबको समझ आ रहा है? तो ये हो गया हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लैग के बारे में एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई कि पिंगली वेंकैया ने हमारा ट्राई कलर, इंडियन ट्राई कलर फ्लैग बनाया था। सबको समझ आ गया? तो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। ठीक है, और एडॉप्ट कब हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका क्रिटिसिज्म काफी हुआ। ठीक है, काफी क्रिटिसिज्म हुआ। ऑफ कोर्स भाई, कुछ भी हमारे देश में होता है तो उसका क्रिटिसिज्म पहले होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्रिटिसिज्म था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो बहुत लोगों ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। कैसी बॉडी नहीं है? रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्यों? तो अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों को ये समझ आ रहा है कि आप लोगों को ये समझ आ रहा है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्या उसे डायरेक्ट इलेक्शंस करके इलेक्ट करा गया था? क्या पूरे देश में चुनाव हुए थे इलेक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको चुनने के लिए?
जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके मेंबर्स को चुनने के लिए क्या डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे? पूरे देश में चुनाव हुए थे क्या? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। तो दिस बॉडी वॉज दिस बॉडी दिस बॉडी वॉज पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड। तो पार्शली इलेक्टेड, पार्शली नॉमिनेटेड, ठीक है। पार्शली इलेक्टेड कैसे? जो प्रोविंसेस के मेंबर्स थे, ठीक है, मैंने बता रखा है ये पूरा कैसे इलेक्शन होता है। दो प्रोविंसेस के मेंबर्स थे, उन्होंने कुछ बंदे सेलेक्ट करे थे, ठीक है, उन्होंने बंदे सेलेक्ट करे थे, उन्होंने इलेक्ट करा था, ठीक है, डिफरेंट मेंबर्स को। सबको समझ आ रहा है? फिर डिफरेंट जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने क्या करा था? नॉमिनेट करा था। उन्होंने क्या करा था? नॉमिनेट करा था मेंबर्स, ठीक है। सो प्रिंसली स्टेट्स वालों ने नॉमिनेट करा था। प्रोविंसेस में जो मेंबर्स थे, जो प्रोविंस प्रोविंस में ऑलरेडी सेलेक्ट होके आ चुके थे, उन लोगों ने क्या करा था? अपने आपस में इलेक्ट करा था किसको? अलग अलग मेंबर्स को, जो जिनको इन्होंने भेजा कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो प्रोविंसेस वालों ने डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं करा, मतलब जो प्रोविंसेस से जो लोग आए उनको चूज किसने करा? प्रोविंसेस में जो ऑलरेडी सिलेक्टेड मेंबर थे। तो कॉमन पीपल ने चूज नहीं करा, जो आम आदमी था उसने वोटिंग नहीं करी। तो ना ही डायरेक्टली इलेक्शन हुआ, ठीक है। और फिर ऊपर से जो प्रिंसली स्टेट थे उसमें मेंबर्स कैसे आए थे? नॉमिनेट होके आए हुए थे, तो नॉमिनेशन था, ठीक है, पार्शली इलेक्टेड था, ठीक है। और मैंने बताया जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो खुद इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक है, बाय द मेंबर्स हु देमसेल्व्स वर इलेक्टेड ऑन द लिमिटेड फ्रेंचाइजी, ठीक है। सबको समझ आ गया? जो प्रोविंसेस के मेंबर थे उनका, जो जिन्होंने वोट करके किसको भेजा? मेंबर्स भेजे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो खुद लोग ऐसे इलेक्शन से चुने गए थे जो कि मतलब पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम जो फ्रेंचाइजी थी, जो उस टाइम जो फ्रेंचाइज थी, फ्रेंचाइजी वर्ड नहीं होगा, जो उस टाइम जो फ्रेंचाइज थी वो कैसी थी? वो लिमिटेड थी। सारे लोग तो वोट नहीं करते थे, सारे एडल्ट तो वोट नहीं करते थे। मैंने बताया था जो वोटिंग राइट है सिर्फ कुछ ही लोगों के पास थे। और उसमें भी क्राइटेरिया था कि भाई इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबको समझ आ रहा है? फिर कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म करा, इट वॉज नॉट अ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज नॉट अ सोवरेन बॉडी। तो देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस बेसिस पे बनाई गई? ब्रिटिश प्रपोजल के बेसिस पे बनाई गई। ब्रिटिशर्स ने कह सकते हो रूल्स मतलब बनाए कि भाई किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, ठीक है। तो इट वाज नॉट अ सोवरेन बॉडी, वो इंडिया के लोगों को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करती थी, ठीक है। सो एक इस पे ये लालछन लगाया गया, दैट इज एक क्रिटिसिज्म मिला इसे, दैट इट वाज नॉट अ सोवरेन बॉडी। सबको समझ आ रहा है? फिर आगे बात करी जाए, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। इन्होंने बताया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाता है कि 4 महीने में बन गया था। तो और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कितना टाइम लिया था? मैंने बताया था आप लोगों को, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितना टाइम लिया था? 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज। तो इन्होंने इतने साल लगा दिए, ठीक है। ये इस पे एक लालछन लगाई जाती है। और नसरुद्दीन अहमद जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर ही थे, नसरुद्दीन अहमद, उन्होंने क्या बोला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को? क्या बोला? ड्रिफ्टिंग कमिटी। क्वेश्चन आ सकता है कि दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ड्रिफ्टिंग कमिटी किसने नाम दिया था? नसरुद्दीन अहमद। फिर ठीक है, कुछ लोगों ने बोला इट वॉज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। तो ग्रैनविल ऑस्टिन जो थे, उन्होंने क्या बोला? दैट एक ही पार्टी पूरी असेंबली को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। तो उन्होंने बोला भाई सबसे ज्यादा जो बहुमत थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, या सबसे ज्यादा जो मेंबर्स थे किस पार्टी के थे? कांग्रेस के थे। तो इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सिर्फ कांग्रेस को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? तो ये एक इस पे लालछन लगाई गई, ठीक है, क्रिटिसिज्म हुआ। फिर लास्ट जो क्रिटिसिज्म था वो था लोअर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। तो ये भी एक इस पे क्रिटिसिज्म इसका ये हुआ कि बहुत लॉयर्स और पॉलिटिशियंस ही थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। और भी दूसरे तबके के लोग नहीं आए जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे या जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें दूसरे तबके के लोग जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा। तो ये भी एक एक क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है काफी बल्कि है, इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब लेंथीएस्ट होने की वजह से, ठीक है, बहुत ज्यादा बल्कि है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज भी यूज करी गई है,
तो इसका वन ऑफ द रीजन ये बोला जाता है दैट इज लॉयर्स और पॉलिटिशियंस बहुत सारे थे इसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज और बल्कि कह सकते हो डॉक्यूमेंट बनाया। तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है, ये भी क्रिटिसिज्म है। फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करी जाए, ये याद कर लेना एज इट इज़, आपके एग्जाम में आ सकते हैं ये, ठीक है, एज इट इज़ आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, उसकी जो सील थी, ठीक है, उसका जो सिंबल था वो एलिफेंट रखा गया। क्या रखा गया? एलिफेंट रखा गया। सो एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सबको समझ आ रहे हैं? बी एन राव और एच वी आर अयंगर को लीगल एडवाइजर रखा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्या रखा गया? लीगल एडवाइजर रखा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक्चुअली बी एन राव को रखा गया लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एच वी आर अयंगर को रखा गया सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबको समझ आ रहा है? तो लीगल एडवाइजर कौन थे? बी एन राव और एच वी आर अयंगर क्या थे? सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। फिर बात करी जाती है एस एन मुखर्जी की, ठीक है, चीफ ड्राफ्टमैन जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे एस एन मुखर्जी। प्रेम बिहारी नारायण ज़ादा, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण ज़ादा कौन थे? ही वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इन्होंने अपने हाथ से ही कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, ठीक है। इन्होंने फ्लोइंग इटैलिक्स स्टाइल लिखी थी, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में कॉन्स्टिट्यूशन को, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। किसने? प्रेम बिहारी नारायण ज़ादा ने। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? ही वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर नंदलाल बोस एंड बेओहर राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस एंड बेओहर राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने डेकोरेट करा था किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। इन्होंने क्या करा था? डेकोरेट करा था कॉन्स्टिट्यूशन को, ओरिजिनल और डेकोरेट और ब्यूटीफाइड करा था ओरिजिनल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल वर्जन था, ठीक है। और ये लोग कहाँ से थे? शांति निकेतन से थे ये लोग, ठीक है। ये लोग कौन से कहाँ से थे? शांति निकेतन से। सबको समझ आ रहे हैं? सो नंदलाल बोस एंड बेओहर राम मनोहर सिन्हा। फिर बेओहर राम मनोहर सिन्हा जो थे, बेओहर राम मनोहर सिन्हा जो थे, ठीक है, उन्होंने ब्यूटीफाई करा था और ऑर्नामेंट करा था प्रियम्बल ऑफ द ओरिजिनल वर्जन को भी, ठीक है। तो जो प्रियम्बल था उसको भी ब्यूटीफाई किसने करा था? बेओहर राम मनोहर सिन्हा ने, ठीक है। अब बात करी जाए हिंदी वर्जन को किसने लिखा था? हिंदी वर्जन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने लिखा था? वसंत कृष्ण वैद्य ने। वसंत कृष्ण वैद्य ने क्या लिखा था? हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऐसा सच कुछ समझाने का नहीं है इसलिए मैं, लेकिन स्टिल आपको पढ़कर बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई, आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत याद हो जाए ये चीज़ें। एक कभी कभी इंसान जब सुनता है तो फिर उसको चीज़ें याद रहती है, ठीक है। तो हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी किसने करी थी? वसंत कृष्ण वैद्य ने। इसको डेकोरेट और ब्यूटीफाई किसने करा था? नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस ने। और ये कहाँ से थे? शांति निकेतन से थे। सबको समझ आ रहा है? फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ओरिजिनली जो है ना हिंदी का कुछ वो नहीं था, मतलब हिंदी के लिए कोई प्रोविजन नहीं डाला गया था कि हिंदी में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। सबको समझ आ रहा है? तो अब फिर इसकी वजह से अब धीरे धीरे डिमांड होती है कि भाई हिंदी इतनी ज़्यादा पूरे देश में लगभग हिंदी बोली जाती है, मतलब मेजोरिटी स्पीकिंग जो लैंग्वेज है, जो हाईएस्ट स्पीकिंग एक कॉमन लैंग्वेज है इंडिया में वो हिंदी है। सबको समझ आ रहा है? इंग्लिश के बाद, ठीक है, सबको समझ आ रहा है? तो जब हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है तो इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो 54th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, सी ए ए, जहाँ भी मेरे पूरे लेक्चर्स में आप सी ए देखोगे उसका होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक ऐसा एक्ट जो कि क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। तो जो 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसने एक आर्टिकल लाया। कौन सा आर्टिकल लाया? आर्टिकल 394 ए। आर्टिकल 394 ए। सबको समझ आ रहा है? तो इस अमेंडमेंट ने क्या एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया, 394 ए, ठीक है। कौन से पार्ट में? लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और ये जो है इसके प्रोविजंस देख लेते हैं, ठीक है, ये जो एक्ट है इसके प्रोविजंस देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट शॉल, शॉल जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर जहां भी रूल्स एंड रेगुलेशन जहां भी पढ़ोगे, जहां भी शॉल देखोगे वहां पे मैंडेटरी हो जाता है। वहां पे क्या हो जाता है? मैंडेटरी, यानी इट वाज मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट, इट वाज मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट शॉल कॉज टू बी पब्लिश्ड अपनी अथॉरिटी में
क्या? ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। सबको समझ आ रहा है कि ट्रांसलेशन करना है, मतलब पब्लिश करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, मतलब मैंडेटरी है पब्लिश करना, क्या? ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, और मॉडिफिकेशन जो कि नेसेसरी होगी, ठीक है, इन टू ब्रिंग इट इन कंफॉर्मिटी विद द लैंग्वेज स्टाइल एंड टर्मिनोलॉजी अडॉप्टेड इन द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल एक्ट्स इन हिंदी कैन बी मेड इन इट। सबको समझ आ रहा है? यानी जो भी ट्रांसलेशन हो रहा है, जो भी ट्रांसलेशन हो रहा है, वो इस तरह से होना चाहिए कि उसका मतलब, इसका मैं मेन मेन मतलब बता रहा हूँ, जो भी ट्रांसलेशन हो रहा है वो इस तरह से होना चाहिए कि उसका मतलब डिफरेंट नहीं होना चाहिए, कि इंग्लिश में कुछ और है, हिंदी में कुछ और मतलब निकल आया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जितने भी सेंट्रल एक्ट्स हैं उनकी भी ट्रांसलेशन, क्या कहते हैं, ट्रांसलेट करने की किसकी जिम्मेदारी है? प्रेसिडेंट की। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? और मतलब इनका सेम होना चाहिए। ठीक है, द ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेंडमेंट है जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो भी ट्रांसलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सबको समझ आ गया? अब ये लिखा होगा जो मैंने अभी आपको, द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश्ड शॉल बी construed to have the same meaning as the original text in the constitution। यानी सेम मीनिंग होना चाहिए ट्रांसलेशन का, कि ऐसा नहीं कि हिंदी में बोल रहा है कि यहाँ पे जाओ और इंग्लिश में बोल रहा है यहाँ पर जाओ। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? इट शुड हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल टेक्स्ट, इट शुड हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल टेक्स्ट इन द इंग्लिश। ठीक है, और अगर कोई डिफिकल्टी आती है इस मैटर में, ठीक है, कि भाई मतलब कुछ और निकल रहा है, तो उस हिसाब से हिंदी टेक्स्ट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है इसमें। ठीक है, तो अगर जैसे हिंदी टेक्स्ट का कुछ और मतलब निकल रहा है, कुछ और मतलब आ रही है, तो उसका, तो प्रेसिडेंट को उसके हिसाब से रिवीजन करनी पड़ेगी, मतलब रिवाइज करवाना पड़ेगा, क्या? जो भी हमारा ट्रांसलेशन हुआ है। द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश्ड शॉल बी डीम्ड टू बी फॉर ऑल पर्पसेस इन इट्स अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसलेशन है हिंदी की, उसकी सेम अथॉरिटी है, मतलब उसका सेम अथॉरिटी, उसकी सेम पावर है जितने हमारे इंग्लिश टेक्स्ट की है। तो जो इंग्लिश टेक्स्ट में जो भी प्रोविजंस लिखे हैं उसका सेम पावर होगा किसके? जो हमारे हिंदी ट्रांसलेशन में है। सबको समझ आ गया? तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा हिंदी ट्रांसलेशन जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की, हिंदी ट्रांसलेशन से अगर कोई बंदा प्रोविजंस को डिफेंड कर रहा है, या फिर कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट में लड़ रहा है, और फिर हिंदी ट्रांसलेशन को यूज कर रहा है रेफरेंस की तरह, तो हिंदी ट्रांसलेशन की सेम अथॉरिटी होगी। सबको समझ आ रहा है? जो कि इंग्लिश वाले वर्जन की है। सबको समझ आ गया? सो इट इज मैंडेटरी। ठीक है, इट इज मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट, इट शॉल कॉज। ठीक है, सबको समझ आ गया? सो ये था हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबको समझ आ रहा है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 2। आई एम लक्ष्मीकांत फुल बुक सीरीज पढ़ रहे थे हम। दिस वाज लेक्चर, एक्चुअली क्या है, लेक्चर 3 है ये। ठीक है, लेक्चर 2 में ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, दिस इज लेक्चर 3। और बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़ यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, तो हो सके तो सब्सक्राइबर्स बढ़वा दीजिए हमारे। ठीक है, इट विल बी रियली हेल्पफुल। सो अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सबको समझ आ गया? संख्या अकेडमी, दीज आर द लेक्चर्स प्रोवाइडेड बाय आकाश गौर। ठीक है, और मैं फैकल्टी हूँ वहाँ पे संख्या अकेडमी में। सबको समझ आ गया? चलो फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।